सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारफा। पार्ट 19। बादल समझदार था। इससे पहले भी वो नजमी के साथ भेस बदल चुका था। फौरन समझ गया कि नजमी ने सब कुछ उसे वहां से निकालने के लिए किया है। उसने नजरें नीचे की और वहीं सोफे के पास कालीन पर बैठ गया। तब नजमी ने जेलर की तरफ चेहरा उठाकर देखा। बेटा, कृष्ण भगवान की जो मूर्ति कमरे में पड़ी है, तुम उसके सामने लोबान सुलगाकर 50 बार राम नाम का जाप करो। कमला पानी ला रही है। मैं इस राक्षस पर शेरावाली माता का मंत्र पढ़कर फूकूंगी। जेलर एक खतरनाक कातिल और डाकू को जोगन माता के पास अकेला छोड़कर जाने से जरा हिचकिचाया तो नजमी गरजदार आवाज में बोली, घबराते क्यों हो भाकड़ी? तुम्हें नहीं मालूम शेरावाली माता के 5 शेर मेरे पीछे खड़े मेरी हिफाजत कर रहे हैं। बादल ने दिल में सोचा कि नजमी ने तो कमाल कर दिया। जेलर जल्दी से हाथ जोड़कर कमरे से निकल गया। इतने में कमला पानी का कटोरा लेकर आ गई। नजमी ने उसे भी कड़क कर कहा, तुम भी बाहर जाकर बैठो। वो भी फौरन बाहर चली गई। जब कमरे में बादल और नजमी अकेले रह गए तो नजमी ने बुलंद आवाज में हरे कृष्णा हरे रामा के बोल दोहराए। फिर सरगोशी में बादल से बोली, आज रात मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। बादल ने आहिस्ता से धीमी आवाज में पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम ये क्यों पूछते हो? खामोश रहो। नजमी ने सख्ती से कहा। उसके साथ ही उसने हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करना शुरू कर दिया। फिर कमला को आवाज दी, अपने पतिदेव को भी बुलाओ। जेलर भाकड़ी भी अपना जाप अधूरा छोड़कर जोगन माता के चरणों में हाजिर हो गया। नजमी उस वक्त हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रही थी और बादल उसके सामने 2 जानों सर झुकाए बैठा था। नजमी ने जाप खत्म करके कटोरी वाले पानी पर 7 बार फूंक मारी और बादल से कहा, इसे पी जा। बादल जानबूझकर जरा हिचकिचाया। उसने जेलर की तरफ देखा। जेलर डांट कर बोला, माता जो कहती वैसा ही करो। बादल ने कटोरी उठाई और पी गया। थाली में कुछ गुलाब जामुन पड़े थे। नजमी ने सोचा कि बादल बेचारे को जेल में खाने को कुछ भी नहीं मिलता होगा। उसने मिठाई पर भी 7 बार फूंक मारी और कड़क कर कहा, इन गुलाब जामुनों को भी खा जाओ, जल्दी करो। बादल दिल में बड़ा खुश हुआ। एक अरसे से उसे मिठाई नहीं मिली थी। वो देखते ही देखते सारे गुलाब जामुन चट कर गया। तब नजमी ने जेलर की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, इस राक्षस को वापस ले जाकर बंद कर दो और फौरन मेरे पास आओ। मुझे माता शेरावाली का अगला हुक्म तुम्हें सुनाना है। जेलर ने बादल की हथकड़ी की जंजीर पकड़कर खींचा। चलो। बरामदे में मुसल्ला सिपाही खड़े थे। उन्होंने फौरन बादल को अपनी हिरासत में ले लिया। जेलर भी साथ ही लगा रहा। अपनी निगरानी में उसने बादल को उसके सेल में बंद करके सलाखों वाले दरवाजे को ताला लगवाया और अपनी कोठी की तरफ वापस रवाना हुआ। वहां नजमी अभी तक हरे रामा हरे कृष्णा का जाप झूम झूम कर रही थी। जेलर को आते देखकर उसने कमला को वहां से भिजवा दिया। जेलर को अपने सामने बिठाया और बोली, सुन, शेरा वाली माता किसी किसी पर मेहरबान होती है। तू बड़ा भाग्यवान है कि माता तुझ पर मेहरबान हो गई है और वो तुझे निहाल करना चाहती है। राक्षस पर शेरा वाली माँ का मंत्र पूरा हो गया है। अब उसकी पीठ पर जो शेर के पंजे का निशान है ना, वहां से खून निकालकर उसका तिलक लगाना बाकी है। बस उसके बाद तेरे घर पर लक्ष्मी देवी उतर आएगी और शेरा वाली के हुक्म से तेरे घर चांद जैसे 2 बेटे बारी बारी पैदा होंगे जो तेरा नाम रोशन करेंगे। तेरी तरक्की हो जाएगी और तेरे पास इतनी दौलत आ जाएगी कि तुझसे संभाले नहीं संभलेगी। जेलर चूंकि शेर के पंजे के निशान को कैदी की पीठ पर अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए वो जोगन का बेदाम का मुरीद हो गया। वो उसकी हर बात को सच समझ रहा था। माता, राक्षस अभी आपके पास था, आपने उसका खून क्यों नहीं निकाला? माता शेरावाली का हुक्म है कि उस राक्षस का खून यहाँ नहीं निकाला जाएगा। मुझे बताओ, क्या इस शहर में कोई ऐसी शमशान भूमि है जो शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर हो? जेलर एक लम्हे को चुप सा हो गया। नजमी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम शेरावाली माँ का हुक्म नहीं मानोगे? जरूर मानूंगा मैया, जरूर मानूंगा। तो बताओ, यह ऐसी कोई शमशान भूमि है जहाँ लोग अपने मुर्दे जलाने जाते हो और जो शहर से बाहर वीरान जगह पर भी हो, जहाँ केकर के दरख्त भी हो? नजमी को मालूम था कि जहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं वहाँ आमतौर पर केकर के 2-4 बेढंगे दरख्त जरूर होते हैं। जेलर ने 1 सेकंड के लिए गौर किया, फिर बोला, ऐसी शमशान भूमि है माता, यहाँ से दक्कन की तरफ रामतलाई के पास वीरान जगह पर है। तो फिर आज शाम जब सूरज देवता पश्चिम में डूब जाए तो उस राक्षस को उस शमशान भूमि में ले चलो। मुझे एक चाकू और एक कांसी की कटोरी की जरूरत होगी।
वहां मैं उसे ठंडी चिता पर उल्टा लिटाकर खुद अपने हाथ से उस राक्षस की पीठ से खून निकालकर कटोरी में डालूंगी और फिर वहीं उसका तिलक लगाऊंगी। यही शेरा वाली माँ का हुक्म है। उसके साथ ही तुझ पर दौलत और खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अगर नहीं तो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, फिर तुम्हारा घर नर्क के राक्षसों का ठिकाना बनेगा। नजमी ने जेलर को डराना जरूरी ख्याल किया। जेलर सोच रहा था कि वो ऐसे खतरनाक कैदी को जेल से बाहर कैसे ले जाए। दूसरी तरफ उसे अपने घर की तबाही का भी ख्याल था। अगर वो जोगन माता की पेड़ के पंजे वाले निशान की करामत ना देख चुका होता तो शायद वो कैदी को बाहर ले जाने से इनकार कर देता, लेकिन वो खुद अपनी आंखों से बादल की पीठ पर वो निशान देख चुका था जिसकी पेशनगोई नजमी ने की थी। उसने सोचा कि वो पुलिस की गार्ड साथ ले जाएगा। ये उसके घर की तबाही और खुशहाली का मामला था। वो खुद भी शेरा वाली माँ का मुरीद था। वो नजमी की एक एक बात पर यकीन कर रहा था। मैं तैयार हूँ माता, मैं तैयार हूँ। बस अब जाओ, और जब सूरज देवता पश्चिम में उतर जाए तो राक्षस को शमशान में पहुंचा देना। मैं भी उसके साथ जाऊंगी। माँ शेरा वाली का यही हुक्म है। जेलर अदब से प्रणाम करके चला गया। सारा दिन दफ्तर में बैठा वो यही सोचता रहा कि अगर ये बात बाहर निकल गई कि वो खतरनाक कैदी को लेकर गया था तो कहीं उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई न शुरू हो जाए। आदमी चूंकि ज़ईफुल एतकाद भी था और शेरा वाली माता का पुजारी भी था, इसलिए साथ ही ये ख्याल भी आता था कि वो ये सब कुछ शेरा वाली माँ के हुक्म पर कर रहा है और माँ उसकी जरूर रक्षा करेगी। लेकिन हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर उसने ये फैसला भी कर लिया कि वो अपने खास आदमियों को मुसल्ला करके जीप में साथ बिठा कर ले जाएगा और जब तक जोगन माता कैदी का खून निकालेगी उसके आदमी शमशान में बराबर पहरा देते रहेंगे। उसने ये फैसला भी किया कि वो कैदी को हथकड़ी लगाकर ले जाएगा। उसके अलावा उसके पाँव में बीड़ी भी डाल देगा ताकि उसके भाग निकलने का इम्कान न रहे। नजमी ने सारा दिन अंदर ही अंदर बेचैनी से गुजारा। उसे धड़का लगा रहा कि जेलर महकमे और अपने मनसब से मुतासिर होकर कहीं फैसला तब्दील न कर दे। उसने ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारा। कमला ने दरमियान में एक दो दफा आकर उससे अपने आशिक रूप कुमार के बारे में बात करनी चाहिए, मगर नजमी ने उसे बाहर भेज दिया और ये जाहिर किया कि वो ज्ञान ध्यान में महव है। हकीकत में उसे सूरज गुरूब होने का इंतजार था। सितंबर की आखिरी तारीखें थी और सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरा जल्दी हो जाता था। नजमी को अपने ऊपर पूरा एतमाद था कि अगर वो एक बार बादल को शमशान भूमि में ले जाने में कामयाब हो गई तो फिर वो वापस अमृतसर सेंट्रल जेल में नहीं आएगा। खुदा खुदा करके दिन ढला और सूरज गुरूब होने लगा। हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था कि बाहर कोठी के सहन में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। नजमी समझ गई कि जेलर बादल को लेकर आ गया है, और ऐसा ही था। जेलर ने कमरे में आकर उसको प्रणाम किया और बोला, माता, मैं राक्षस को ले आया हूँ। सिर्फ इतनी विनती करूंगा कि शमशान में ज्यादा देर ना लगाना। बस जाते ही खून निकाल कर तिलक लगा लेना। घबराओ नहीं, शेरा वाली माँ तेरी रक्षा करेगी। मुझे रात की स्याही छाने से पहले राक्षस का खून निकाल कर तिलक लगा लेना है, वरना माता नाराज हो जाएगी। चलो। नजमी ने बाहर आकर देखा कि कोठी के बरामदे की बत्ती जल रही थी। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। सामने एक जीप खड़ी थी। जीप के बाहर दो मुसल्ला सिपाही राइफलें लिए पहरे पर खड़े थे। जेलर बोला, मेरे साथ आगे पधारिए माता, राक्षस कैदी पीछे बैठा है। नजमी ने जीप के करीब से गुजरते हुए अंदर निगाह डालकर देखा। अंदर भी दो सिपाही बंदूकें थामे बैठे थे। बादल उनके दरमियान में था। नजमी अगली सीट पर बैठ गई। जेलर ने आहिस्ता से कहा, माता, मैंने चाकू और कटोरी अपने पास रख ली है। शाबाश, जय माता शेरावाली की। जीप तेजी से शमशान भूमि की तरफ चल दी। सरकारी जीप शहर की सड़कों पर शाम के झटपटे में कम रफ्तार से चल रही थी। नजमी जेलर से बोली, मलिक राज, तेरे ऊपर खून बरसने वाला है, पर जल्दी चल, रात हो गई तो काम बिगड़ जाएगा। जेलर ने जीप की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी जल्दी जीप को ट्रैफिक के हुजूम में से निकालकर जीटी रोड पर ले आया। अब राम तलाई वाला शमशान ज्यादा दूर नहीं था। चंद लम्हों बाद वो शमशान भूमि में पहुंच गए। अभी रात नहीं हुई थी। शमशान का बड़ा दरवाजा खुला था। ये एक वीरान शमशान था। अंदर नहुसत और वीरानी बरस रही थी। जेलर ने जीप एक तरफ रोक दी। यहाँ केकर के दरख्त कहाँ हैं? अंदर एक तरफ लगे हैं माता, मैंने देख रखे हैं। जब बादल को जीप से निकाला गया तो नजमी ये देखकर परेशान हो गई कि बादल को हथकड़ी तो लगनी ही थी, मगर उसके पाँव में बेड़ियां भी पड़ी हुई थी। एक लम्हे में उसके जहन ने इसका तोड़ भी सोच लिया और जेलर से उसने कहा, इसे अंदर ले जाकर उस जगह उल्टा लिटा दो जहां मुर्दों को जलाया जाता है। जेलर ने सिपाहियों को इशारा किया। वो शाम के अंधेरे में बादल को शमशान के अंदर ले गए। दो सिपाही बाहर पहरा देते रहे और दो जेलर के साथ अंदर आ गए।
नजमी ये सारी कार्रवाई बड़ी गहरी नजर से देख रही थी। उसे खूब मालूम था कि क्या करना होगा। जब बादल को चिता वाले चबूतरे पर वो लिटाने लगे तो नजमी ने आलती पालती मारकर चबूतरे पर एक तरफ पहले से बैठ गई और हरे रामा हरे कृष्णा और जय माता शेरावाली का विरत करना शुरू कर दिया। मलिक राज बेटा, राक्षस के दोनों बाजू और टांगे फैलानी बहुत जरूरी हैं। इसके लिए जरूरी था कि बादल की हथकड़ी और बीड़ियां खोल दी जाएं। जेलर इस बार भी कुछ झिझका। नजमी ने कड़क कर कहा, मैं जा रही हूं, अब तुम जानो और तुम्हारी माता जाने। जेलर ने फौरन बादल की हथकड़ियां और बीड़ियां खुलवा दी और उसे राख पर इस तरह उल्टा लिटा दिया कि उसके दोनों बाजू और टांगे फैली हुई थी। तब नजमी ने चाकू खोलकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कांसी की कटोरी अपने सामने रख ली। बादल की पीठ पर से कमीज ऊपर उठाई और जोर जोर से हरे रामा हरे कृष्णा का जाप शुरू कर दिया। दोनों मुसल्लह सिपाही चंद कदमों के फासले पर खड़े थे। जेलर नजमी के करीबी हाथ बांधे मौजूद था। वो अंदर से बेहद परेशान था और चाहता था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जोगन माता कैदी की पीठ वाले शेर के पंजे के निशान से खून निकाले और वो उसके फौरन बाद उसे दोबारा बेड़ियां पहनाकर हथकड़ी लगा दे। नजमी ने चाकू बादल की नंगी पीठ पर जख्म के निशान पर रखा ही था कि एकदम से वो उठ खड़ी हुई और हाथ बांधकर जैसे हवा से बातें करते हुए बोली, जय हो माता शेरावाली, तेरी पुजारन तेरे हुक्म का पालन कर रही है। जी माता जी, जी मैं आपके पुजारी को आपके पास भेज रही हूँ। उसके साथ ही नजमी ने पलटकर जेलर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, धन्य हो मलिक राज, शेरावाली माँ तुझे दर्शन देने तेरे घर पर आ रही है। जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंच। शेरावाली माँ ने तुझे वहां मौजूद ना पाया तो वो वापस चली जाएगी। जेलर अपने फर्ज और अकीदे के दो पार्टों में बुरी तरह फंस गया था। वो घबरा कर बोला, पर माता मैं इस कैदी को छोड़कर। नजमी गरज कर बोली, नहीं जाओगे तो ये शेरावाली माता का अपमान होगा। वो तुझे तेरे सारे खानदान को भस्म कर देगी। जल्दी जा, तेरे आदमी कैदी को ले आएंगे वापस। जेलर अजीब उलझन में मुब्तला था। वो वहां से जाना भी नहीं चाहता था और वहां रुक भी नहीं सकता था। जब नजमी ने धमकी दी कि वो वापस जा रही है तो जेलर ने जल्दी से मुसल्लह सिपाहियों को कैदी के सर पर खड़ा रहने और भागने की सूरत में उसे वहीं गोली मार देने की हिदायत की और तेज तेज कदम उठाता शमशान से बाहर की तरफ चल दिया। जीप में बैठा और उसे फुल स्पीड पर छोड़ दिया। कोठी पर पहुंचते ही कमला ने पूछा, जोगन माता कहाँ है? जेलर ने सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या शेरावाली माता ने दर्शन दिए हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? कमला हैरत से बोली। तब जेलर ने उसे सब कुछ बताया और बोला कि अभी थोड़ी देर में माँ शेरावाली दर्शन देने आएगी, जल्दी से लोबान सुलगाओ। कमला ने उसी वक्त लोबान सुलगाकर कार्निस पर रख दिया। इतने में नौकर ने आकर बताया कि आत्माराम SHO इलाका दरबार साहब मिलने आया है। जेलर ने गुस्से से कहा, उसे कहो सुबह ऑफिस में आए। नौकर चला गया, फिर वापस आया और दबी जुबान में बोला, साहब जी वो कहता है बड़ा जरूरी काम है। जेलर ने दिल ही दिल में आत्माराम को मोटी सी गाली दी और नौकर से बोला, उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ। शेरावाली माता ने दर्शन तो नहीं दिए थे, मगर उसकी जगह SHO आत्माराम आ गया था। जेलर जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो थानेदार आत्माराम हाथ में एक फाइल लिए कतरे बेचैनी से टहल रहा था। जेलर साहब को देखते उसने सल्यूट किया और बोला, क्षमा कीजिएगा हुजूर, मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। जेलर करख्त लहजे में बोला, जल्दी बताओ काम क्या है, मैं इस वक्त बड़ा मसरूफ हूँ। ड्राइंग रूम की बत्तियां रोशन थी। आत्माराम ने फाइल खोलकर जेलर की तरफ बढ़ा दी। फाइल के सफे पर एक औरत की तस्वीर लगी थी। ये नजमी की तस्वीर थी और नीचे लिखा था चंदाबाई। असल नाम नजमी, मुसलमान, चंदा डाकू के नाम से जानी जाती है। कत्ल और डकैती के जुर्म में मतलूब है। पाकिस्तानी जासूसों के साथ उसका राब्ता भी है। कई बार जेल तोड़कर फरार हो चुकी है। हुजूर, क्या आप इस औरत को पहचानते हैं? जेलर को नजमी की फोटो देखते ऐसा लगा जैसे उसने इस औरत को पहले भी कहीं देखा है। हुजूर, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज सुबह आप इस औरत के साथ सतीला मंदिर गए थे। इस औरत ने जोगन का भेस बदल रखा था। जेलर के पांव तले जमीन निकल गई। वो जल्दी से सोफे पर बैठ गया। थानेदार भी उसके सामने बैठ गया। हुजूर, जब से मैंने इस औरत को जोगन के भेस में आपके साथ देखा था, तब से मुझे परेशानी लगी हुई थी कि इस औरत को मैंने कहीं देखा है। दिन भर में ऐसी उलझन में रहा। शाम में मुझे जाकर ख्याल आया कि सीक्रेट एजेंटों की फाइल देखनी चाहिए। मैं भागा भागा CIA के ऑफिस पहुंचा। वहां से फाइल निकाली तो इस औरत को मैंने गौर से देखा। हुजूर, इस औरत के बालों को मूंड डालें, इसे गंजा कर दें। तो क्या ये वही जोगन नहीं जो आपके साथ सुबह सतीला मंदिर आई थी?
जेलर की आंखें फाइल पर नजमी की तस्वीर को तक रही थीं। उसके हाथ कपा रहे थे, होंठ खुश्क हो गए थे। 1 सेकंड के अंदर अंदर वो सारी वारदात समझ चुका था, मगर दस्ती बम का पिन निकल चुका था। बम किसी भी वक्त फट सकता था। उसने फाइल वहीं फेंकी और आत्माराम से चिल्लाकर कहा, मेरे साथ आओ। जेलर दौड़ते हुए ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर खड़ी जीप के पास आया। तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर बैठा, जीप स्टार्ट की। थानेदार आत्माराम अभी जीप में पूरी तरह सवार भी नहीं हुआ था कि जीप बिजली की तेजी के साथ कोठी से निकलकर जेल के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ी। गार्ड ने जेलर साहब की जीप को दूर से आते देखकर जल्दी से आधा दरवाजा खोल दिया। जीप तेजी से दरवाजे में से गुजरकर राम तलाई वाले शमशान भूमि की तरफ दौड़ने लगी। जेलर मलिक राज भाकड़ी का हलक कड़वा हो रहा था, कनपटियां जल रही थी। उसे न सिर्फ अपनी नौकरी जाती नजर आ रही थी, बल्कि वो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे भी देख रहा था। बादल चिता पर बिल्कुल सीधा लेटा था। नजमी जोगन के भेस में उसके पास बैठी थी, चाकू उसके हाथ में था। उसने बाहर जीप की आवाज सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। बादल भी समझ गया कि हमला करने का वक्त आ गया है। 2 सिख सिपाही उनके सर पर खड़े थे। नजमी बोली, देखो तो बाहर किसकी जीप आई है। उनमें से एक सिपाही वहीं खड़ा रहा, दूसरा शमशान के गेट की तरफ बढ़ा। अभी उसने एक कदम ही उठाया होगा कि नजमी ने जोर से चाकू अपने पास खड़े सिपाही के पेट में घोंप दिया। बादल उछलकर अपनी जगह से उठा और इससे पहले कि जख्मी सिपाही बंदूक से फायर करता, उसने उसे लात मारकर गिरा दिया। चाकू सिपाही के पेट के अंदर धंसा हुआ था। वो वहीं शदीद जख्मी हालत में पड़ा रहा। दूसरे सिपाही ने पलट कर देखा। बादल ने उस पर फायर कर दिया। गोली उसकी गर्दन को चीरती हुई गुजर गई। अब जेलर की जीप शमशान भूमि में दाखिल हो गई थी। वो फायर की आवाज से समझ गया कि मामला गड़बड़ है। जीप एकदम रुकी। वो अपने सिपाहियों के साथ छलांग लगाकर जीप से कूदा। अब एक बंदूक नजमी के हाथ में भी थी। बादल और नजमी ने जेलर और उसके सिपाहियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उनके निशाने कभी खता नहीं गए थे। देखते ही देखते शमशान भूमि में लाशें बिछ गईं। नजमी चिल्लाकर बोली, बादल जीप में बैठो। चंद लम्हों के बाद उनकी जीप रामतलाई के शमशान भूमि से निकलकर जीटी रोड पर जालंधर की तरफ जा रही थी। शाम का अंधेरा रात की स्याही में तब्दील होने लगा। बादल ने कहा, हमें यहीं से अपना रुख बटाला गुरदासपुर की तरफ मोड़ देना चाहिए। ये मेल लाइन है, हम जालंधर पहुंचने से कबल ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और बादल ने बिजली वाली नहर पर जाकर जीप को नहर के किनारे बटाला की तरफ डाल दिया। बादल उस इलाके से वाकिफ हो चुका था। बटाला अभी दूर था कि वो गुरदासपुर की तरफ हो गया। नजमी बोली, तुम किस तरफ जाना चाहते हो? खतरा तो उधर भी होगा। पुलिस को कुछ देर बाद जेलर और दूसरे सिपाहियों के कत्ल की खबर होगी। वहां कोई जिंदा नहीं बचा था। अब रात हो गई थी। जीप गुरदासपुर से आगे निकल चुकी थी। अब वो नीम पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए सुभानपुर की तरफ जा रही थी। बादल ने नजमी को बताया कि उसे दिल्ली के बजाय वापस जम्मू ही जाना चाहिए। वो वहां से उसको बॉर्डर क्रॉस करवाने की बेहतर कोशिश कर सकता है। नजमी ने उससे कहा कि नदीम पाकिस्तान से वापस आया हुआ है और उसकी इत्तला के मुताबिक वो दिल्ली में मुकीम है। बादल ने कहा, तुम्हारा दिल्ली जाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। तुम जम्मू में लालदीन के पास ठहरोगी। मैं दिल्ली जाकर नदीम को भी वहां से निकाल लाऊंगा। वैसे उसने वापस आकर बड़ी हिमाकत की है। नजमी खामोश हो गई। रातों रात वो सुभानपुर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने जीप की टंकी पेट्रोल से फुल कराई और अब उनका रुख कठुआ की तरफ था। रास्ते में उन्हें किसी ने चेक नहीं किया। नीम पहाड़ी सड़कें वीरान पड़ी थी। बादल ने कठुआ से जीप को एक दूसरी पहाड़ी रास्ते पर डाल दिया और रात के पिछले पहर उसे दूर से जम्मू की रोशनियां दिखाई देने लगी। उसने जीप को दोबारा एक निस्बतन पक्की सड़क पर डाल दिया। ये सड़क जम्मू के दरिया तोवी को बहुत पीछे से क्रॉस करके दूसरी जानिब से होती हुई उस इलाके की तरफ निकल जाती थी जहां लालदीन का मोहल्ला था। बादल के नजदीक लालदीन के घर से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं थी। जम्मू में दाखिल होने के बाद बादल बहुत मोहतात हो गया। नजमी ने अगरचे जोगनों वाला भेस बदल रखा था और उसका सर भी मुंडा हुआ था, फिर भी पुलिस की पूछगछ खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती थी, क्योंकि अब तक उस इलाके की पुलिस को भी नजमी के हुलिये के बारे में यकीनन खबरदार कर दिया गया था। बादल ने एक जगह सड़क के किनारे जीप को दरिया के करीब खड़ा किया और नजमी से बोला, नीचे उतर आओ। मैं जीप को दरिया में फेंकने लगा हूँ, क्योंकि ये जीप अमृतसर जेल की है और ये हमें यहाँ गिरफ्तार भी करवा सकती है। नजमी नीचे उतर आई। बादल रात के पिछले पहर के अंधेरे में जीप को थोड़ा तेज चलाकर दरिया के किनारे पर ले आया। यहाँ ढलान थी। दरिया का पानी पत्थरों से टकराता तेजी से गुजर रहा था। उसने जीप को ढलान पर लाकर पीछे से धकेल दिया। जीप ढलान पर तेजी से गुजरती हुई एक हल्के से धमाके के साथ दरिया में गिरी और देखते ही देखते पानी ने उसे निगल लिया। उसके बाद बादल ने नजमी को साथ लिया और मोहल्ला उस्तादा की तरफ रवाना हो गया। लालदीन का मकान उसी मोहल्ले में था।
جموں شہر کا علاقہ بھی رات کے پچھلے پہر سنسان تھا. مکانوں میں روشنیاں کہیں نہیں ہو رہی تھی, صرف سڑک کی بتیاں روشن تھی. گلی کے کونے پر آ کر بادل نے نجمی کو ایک طرف مکان کی دیوار کے ساتھ اندھیرے میں کھڑا کیا اور بولا, میں لالدین کو اطلاع دینے جاتا ہوں, تم اسی جگہ رہنا. نجمی اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی. اس نے جوگنوں والا لباس پہن رکھا تھا. گلی اور بازار سنسان تھے. دور ایک ٹرک پل پر سے گزرا تو اس کی آواز آئی. نجمی نے پل کی طرف دیکھا. پل پر ٹرک کی روشنی تھوڑی دیر تک نظر آتی رہی, پھر غائب ہو گئی. 10 منٹ بڑی مشکل سے گزرے. تب بادل گلی میں دکھائی دیا. آتے ہی بولا, لالدین کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے, تم میرے ساتھ آؤ. لالدین نے پہلے تو نجمی کو بالکل نہیں پہچانا, پھر بولا, تم تو بالکل جوگن بن گئی ہو. پھر بادل سے بولا, آج کی رات تم لوگ اسی جگہ چھپے رہو, کل میں تم لوگوں کا کسی دوسری جگہ بندوبست کر دوں گا. وہاں سے تم بے شک دلی چلے جانا, نجمی اس جگہ بالکل محفوظ رہے گی. وہاں انہوں نے رات کا بچا ہوا تھوڑا بہت کھانا کھایا اور سو گئے. ساری رات کے تھکے ہوئے تھے. ایسے سوئے کہ دوسرے دن 2 بجے دوپہر کو آنکھ کھلی. لالدین باہر سے مکان کو تالا لگا کر جا چکا تھا. اس نے بادل کو سمجھا دیا تھا کہ پیچھے مکان میں کیسے رہنا ہے. انہوں نے مکان کی کھڑکیاں بندی رکھی. نجمی نے کچن میں جا کر چائے اور ٹوسٹ وغیرہ بنائے. وہیں بیٹھ کر اس نے اور بادل نے ناشتہ کیا. تم دلی کب جاؤ گے بادل, اور ندیم کو کہاں تلاش کرو گے؟ تمہاری اطلاع کے مطابق ندیم دلی میں حضرت نظام الدین کی درگاہ کے آس پاس کہیں چھپا ہوا ہے. اس نے تمہیں یہی پیغام پہنچایا ہے. میں اسے تلاش کر لوں گا, تم بے فکر رہو. تمہارا خیال ہے کہ ہم جموں کشمیر کی سرحد سے ہندوستان کا بارڈر کراس کر سکیں گے؟ تم ہی نے بتایا تھا کہ یہاں کے حالات بہت سنگین ہیں اور بارڈر پر فوج موجود ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج بارڈر پر موجود ہے, لیکن لالدین کا ایک دوست ہمارے کام آئے گا. وہ تمہیں کشمیر کی پہاڑیوں میں کسی جگہ سے بارڈر کراس کرا دے گا, لیکن سب سے پہلے ندیم کا پہنچنا بہت ضروری ہے. ندیم نے یہاں واپس آ کر ہمیں نئی مشکل میں پھنسا دیا ہے. اس نے جذبات میں آ کر ایسا کیا ہے. اصل میں وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. یہ باتیں تو مجھے بچوں جیسی لگتی ہیں بادل. بہرحال تم کب دلی جاؤ گے؟ لالدین تو میرا خیال ہے آج شام ہو جانے کے بعد ہی ہمیں کسی دوسری جگہ پر لے جائے گا. اگر لالدین تمہیں آج شام یا رات کو کسی دوسری پناہ گاہ میں پہنچا دیتا ہے تو میں پچھلے پہر کی گاڑی پکڑ کر روانہ ہو جاؤں گا. تم ٹرین میں جاؤ گے, پر اس میں خطرہ زیادہ ہوگا. خطرہ کہاں نہیں ہے نجمی. ہماری, خاص طور پر میری ساری زندگی خطروں کا مقابلہ کرتے گزر گئی ہے. ویسے تم فکر نہ کرو, میں انشاءاللہ خیریت کے ساتھ دلی پہنچ جاؤں گا اور ندیم کو بھی وہاں سے نکال کر یہاں لے آؤں گا. نیچے مکان کا تالا کھولنے کی آواز آئی. لگتا ہے لالدین آ گیا. دونوں خاموش ہو گئے. کسی نے دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی. پھر سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آئی اور لالدین نمودار ہوتے ہی بولا, سارا انتظام ہو گیا ہے. پھر لالدین نے انہیں بتایا کہ ان کو اسی رات جموں سے نکل کر کشمیر روڈ پر کوئی 60 میل آگے ایک گاؤں میں جا کر رہنا ہوگا, جہاں لالدین کا ایک پرانا اسمگلر دوست اپنی حویلی میں رہتا ہے. وہاں سے بارڈر 10 میل دور پہاڑیوں میں ہے. میرا دوست اس سارے علاقے کے چپے چپے سے واقف ہے. پہلے تو وہ حامی نہیں بھر رہا تھا, لیکن میں نے اسے راضی کر لیا ہے. نجمی, اب تم یہ جوگنوں والا لباس اتار کر شلوار قمیض پہن لو. تمہاری ایک شلوار قمیض میرے پاس امانت کے طور پر پڑی ہے, وہ میں تمہیں لائے دیتا ہوں. نجمی نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد وہ جوگنوں والا لباس اتار کر شلوار قمیض پہن چکی تھی. اس نے ماتھے پر لگا ہوا تلک بھی دھو کر صاف کر لیا تھا. سر پر اس نے رومال باندھ کر اوپر دوپٹہ لے لیا تھا. رات کو لالدین دوبارہ مکان کو باہر سے تالا لگا کر چلا گیا. واپس آیا تو مچھلی اور نان ساتھ لایا تھا. ان سب نے مل کر کھانا کھایا. لالدین بولا, بادل, یہاں میری نگرانی کچھ کم ہوئی ہے, اس لیے میں بہت زیادہ محتاط ہوں. اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو تم اور نجمی مجھے معاف کر دینا. ایسی کوئی بات نہیں ہے لالدین. تم نے ہمارے ساتھ جو دوستی کا بہترین سلوک کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. لالدین بولا, اس وقت رات کے 9 بج رہے ہیں. 12 بجے رات گلی کے باہر ایک ٹرک آ کر رکے گا. اس پر پرالی لدی ہوگی. تم دونوں کو اس پرالی میں گھس کر چھپ کر جانا ہوگا. نجمی نے بادل سے کہا, تمہیں میرے ساتھ جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی. لالدین بولا, میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تم اکیلی نہیں ہوگی, میں تمہیں خود اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر آؤں گا. بس ٹھیک ہے. پھر بادل کو میرے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم یہاں سے دلی روانہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم دلی کیسے جاؤ گے بادل؟ میرا خیال ہے میں جالندھر والی صبح کی گاڑی پکڑ لوں گا. جالندھر سے مجھے فرنٹیئر میل مل جائے گی. لالدین نے کہا, کیا تم ٹرین کے سفر میں محفوظ ہوگے؟
जालंधर और अमृतसर का इलाका तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। कौन सा इलाका मेरे लिए खतरनाक नहीं है? जब नजमी मेरे साथ हो तो फिर कदम कदम पर मुझे खतरे का एहसास जरूर रहता है। अब तो मैं अकेला हूँ, हालात को संभाल लूंगा, फिक्र ना करो, इंशाल्लाह दिल्ली पहुंच जाऊंगा। आखिर में तय हुआ कि नजमी रात को लालदीन के साथ जम्मू के पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना होगी और बादल जम्मू शहर के रेलवे स्टेशन से जालंधर जाने वाली गाड़ी पकड़ेगा। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। रात 11 बजे तक वो बैठे बातें करते रहे। कमरे की बत्ती उन्होंने बुझा रखी थी। बातें भी वो ऊंची आवाज से नहीं कर रहे थे। जब रात के 12 बजे तो लालदीन ट्रक देखने उठकर बाजार चल दिया। अभी तक ट्रक नहीं पहुंचा था। वो एक बंद दुकान के फट्टे पर चादर ओढ़कर लेट गया, इस ख्याल से कि अगर किसी ने देखा भी तो यही समझेगा कि कोई मुसाफिर सो रहा है। इतने में उसे ट्रक की आवाज आई। आवाज गली के नुक्कड़ की तरफ बढ़ रही थी। लालदीन उठ बैठा। ट्रक की रोशनियां बुझी हुई थी। वो नुक्कड़ के पास आकर रुक गया। लालदीन ने आगे बढ़कर देखा। रहमत ड्राइवर ने खिड़की में से सर निकालकर उससे पूछा, काका माल तैयार है तो पीछे रखवा दो। रहमत ड्राइवर को भी मालूम था कि उसके मालिक यानी उस इलाके के मशहूर और जबरदस्त स्मगलर बिल्ले के कोई मेहमान हैं जिन्हें लेकर डेरे पहुंचाना है। अभी लाता हूँ। ट्रक की आवाज नजमी और बादल ने भी सुन ली थी और संभल कर बैठ गए थे। लालदीन ने आकर बताया कि ट्रक आ गया है। बादल नजमी से बोला, खुदा हाफिज नजमी, परेशान मत होना, मैं नदीम को लेकर ही आऊंगा और इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। अब तुम जाओ। नजमी ने कोई जवाब नहीं दिया और लालदीन के साथ सीढ़ियां उतरकर गली में चली गई। बाहर अंधेरे में ट्रक मौजूद था। उसके पीछे पराली लदी हुई थी। ड्राइवर ने पहले ही अंदर बैठने की जगह बना दी थी। नजमी उसके अंदर घुसकर बैठ गई। लालदीन अगली सीट पर ड्राइवर के पास बैठ गया। ट्रक श्रीनगर कश्मीर रोड की तरफ रवाना हो गया। तो भी दरिया के पुल पर पुलिस जरूर मौजूद थी, मगर पराली से लदे हुए ट्रक की क्या चेकिंग हो सकती थी। ट्रक पुल पर से गुजरा और खुली सड़क पर रवाना हो गया। पुल से निकलते ही ट्रक ने स्पीड पकड़ ली। लालदीन नजमी को बहुत जल्द अपने दोस्त बिल्ले के पास पहुंचा देना चाहता था, क्योंकि उसे वापस आकर बादल को भी रुखसत करना था। रहमत ड्राइवर बड़ा माहिर और तजुर्बेकार था। ट्रक की बत्तियां रोशन थी। सड़क खाली थी। ट्रक पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। नजमी ट्रक के पीछे पराली के अंदर अपने आप को समेट कर बैठी हुई थी। पराली में लोहे की सलाखों के ऊपर एक छोटी सी छत डाल दी गई थी। उसकी वजह से नजमी के ऊपर पराली नहीं गिर रही थी। उसे धचके जरूर लग रहे थे, क्योंकि ट्रक काफी रफ्तार से जा रहा था। एक मकाम पर आकर रहमत ड्राइवर ने ट्रक को बाएं तरफ मोड़ दिया। ये एक कच्ची सड़क थी जिस पर संगरेजे बिखरे हुए थे। यहाँ उसने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। अब बिल्ले स्मगलर का डेरा वहां से ज्यादा दूर नहीं था। कोई आधे घंटे बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। ट्रक कभी किसी टीले के पहलू से होकर और कभी 2 टीलों के दरमियान से होकर गुजर रहा था। एक जगह ट्रक ने टीले का मोड़ काटा तो एक आदमी टीले के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उसने राइफल तान रखी थी। रहमत ने सर बाहर निकाल कर कहा, मैं हूं रहमत ओ यारा। वो आदमी एक तरफ हो गया। टीले की दूसरी तरफ धरेक और पीपल के दरख्तों के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसके बाहर एक कमजोर मरियल सा बल्ब जल रहा था। ट्रक रुक गया। रहमत और लालदीन जल्दी से पीछे आए। उन्होंने पराली को आगे से हटाया। नजमी अपने कपड़ों से लगी हुई तिनके झाड़ती हुई ट्रक से नीचे उतर आई। कोई तकलीफ तो नहीं हुई नजमी? नजमी ने नफी में सर हिलाया और हवेली के दरवाजे की तरफ देखा, जो खुल गया था और उसके अंदर से एक दरमियाने कद और गठे हुए बदन का आदमी कांधे पर शाल डाले आंखें मलता बाहर निकल रहा था। लालदीन ने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ लालदीन, बिल्ले से कहो माल आ गया है। माल का लफ्ज सुनकर नजमी का माथा ठनका। कहीं लालदीन की नीयत तो नहीं बदल गई? कहीं उसे उन स्मगलरों के हाथ तो फरोख्त नहीं किया जा रहा? उसने वहीं सोच लिया कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो लालदीन का खून सबसे पहले करेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आदमी अंदर चला गया। लालदीन भी नजमी को हवेली में ले आया। बाएं जाने में कोठरी खोल दी गई। वहां चारपाई और कंबल पड़ा था। तुम यहाँ आराम करो, मैं बादल को रुखसत करके आता हूँ। मुझे मकान पर ताला भी लगाना है। यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं। इस घर को लालदीन के चाचे का घर ही समझो। मैं सुबह होने से पहले पहले आ जाऊंगा। वैसे बिल्ले से भी तुम्हारी मुलाकात सुबह को ही होगी। लालदीन चला गया। नजमी ने उठकर अंदर से कुंडी लगा ली और चारपाई पर कंबल ओढ़कर लेट गई। उसे कई तरह के ख्याल आ रहे थे, मगर वो उन सब को सुलाकर खुद भी सो गई। यहाँ पर पार्ट 19 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 20 समाप्त फरमाएं।